बता रही है कि कांग्रेस का जादू जो सोच रही थी वैसा नहीं चला जनता के बीच में तमाम मुद्दे उठाने के बाद भी। देखिए, अभी 4-5 राउंड का काउंटिंग हुआ। मैंने बार बार कह रहा हूं, थोड़ा सब्र कर लीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। और रही मिठाई खाने की बात, जिलेबी का बात हो रहा है, हम लोग 25 किलोमीटर चलने वाले आदमी हैं। हम लोग चलते हैं और भरपूर मिठाई खाते हैं, और आज तो और ज़्यादा मिठाई खाएंगे, क्योंकि हम लोगों को ब्लड शुगर का डर नहीं है, क्योंकि हम जितना चलते हैं उतना मिठाई खाते हैं, और आज बहुत मिठाई खाएंगे। थोड़ा सब्र कर लीजिए, हम लोग सुबह से मिठाई खा रहे हैं, शाम को भी हम लोग मिठाई खाएंगे। अबू शर्मा साहब, ये तो अच्छी बात है, आप मिठाई खाइए, किसने रोका मिठाई खाने से? और चलिए, बल्कि स्वस्थ जीवन मस्त जीवन, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। ना किसी ब्लड शुगर का डर हो, ना डायबिटीज का डर हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? चलते हैं, बहुत अच्छी बात कही अभी कांग्रेस के प्रवक्ता चलते हैं, ने चलने की बात कर रहे थे, और सोशल मीडिया पे इन्होंने ऐसा नैरेटिव बनाया मानो राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चल लिए। अरे इतना तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी नहीं है। तो आप चलते कितना है और गाड़ी में बैठ के कितना ट्रेवल करते हैं वो दिख रहा है ग्राउंड पे। वो ग्राउंड पे दिख रहा है कि चलने का फोटो खिंचाया और गाड़ी में बैठा चल लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे अरविंद केजरीवाल ने चाबी दी और चाबी ले ली। तो भाई साहब, चलने से नहीं, ये मैनेजमेंट से होगा। जिस तरीके से आपने दलितों का अपमान किया है, जिस तरीके से कांग्रेस ने दलितों का अपमान किया है, उसकी सजा आपका मोहल्ला वाला हरियाणा को एक अच्छी कांग्रेस सरकार अपमान होगा। ऐसा झूठा बात, हरियाणा बहुत रहा है, और ये वरिष्ठ आदमी होकर झूठा बात कर रहे हैं। पूरा देश का मीडिया था, वहाँ मीडिया था, गोदी मीडिया था। कांग्रेस ने एरोगेंस ना दिखाई होती तो आज ये रिजल्ट नहीं होगा। क्या दिख रहा है? ये सिर्फ आपकी एरोगेंस का नतीजा है। ये सिर्फ आपकी एरोगेंस झूठ बोल रहा है। मैं आपकी एरोगेंस की वरिष्ठ आदमी होकर शर्म करो, शर्म करो। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने यात्रा में इतना नहीं चला। आपको शायद पता नहीं होगा कि जितना राहुल गांधी जी चले आज तक कोई नेता इतना नहीं चला। बिल्कुल सही है। और सुन लीजिए, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात राहुल गांधी की, कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, हिंदू समाज की बात आपकी पार्टी कर रही है, हमसे लेंगे नहीं पड़ेंगे की बात एक मिनट बिलाल साहब, पहले तो ना बहस यहाँ पर एक मिनट अबू जी एक सेकेंड अबू साहब, एक सेकेंड। पहले तो यहाँ पर लड़ाई कौन, सुनिए मनीष जी, मेरी बात सुनिए। बिलाल साहब एक सेकेंड। एक तो ना यहाँ पर लड़ाई या बहस इस बात की नहीं है कि कौन कितना ज्यादा चलता है। मैं इस चर्चा के लिए तो नेशनल टेलीविजन पर बैठी नहीं हूँ कि चलता कौन ज्यादा है। सुनिए अबू साहब, एक सेकेंड। अबू साहब, बहुत अच्छी बात है, अपनी हेल्थ का ख्याल आप लोग नहीं रखेंगे खुद तो कोई और तो नहीं रखेगा आके। बहुत अच्छी बात है, चलते रहिए, उसमें क्या समस्या है। जल्दी से देखिए, रुझानों पर बीजेपी का स्टेटमेंट आया है हरियाणा को लेकर। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा स्टेटमेंट है, और हरियाणा में कांग्रेस का वनवास रहेगा जारी। हरियाणा में 2047 तक हमारी ही सरकार रहेगी। अब देखिए, हरियाणा में जाटों की जो 20 सीटें हैं उसमें से 10 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। हरियाणा में दलितों की जो 25 सीटें हैं उसमें से 16 पर बीजेपी आगे चल रही है। इसी तरीके के समीकरण हैं, और इसके साथ ही क्लीन स्वीप एक तरीके का दिखने लगा है। हालांकि ये रुझान है, नतीजों में तब्दील होंगे, लेकिन बीजेपी का स्टेटमेंट, बीजेपी अध्यक्ष हरियाणा के ये कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस का वनवास हरियाणा में जारी रहने वाला है, और जो शहरी इलाके हैं हरियाणा के उसमें भी बीजेपी को बढ़त मिल रही है। राकेश शुक्ला साहब, आपके पास आती हूं। जाटों की 20 सीटें हैं ऐसी हरियाणा में जिस पर 10 पर अभी बीजेपी आगे चल रही है। इसके साथ दलितों से जुड़े हुए जो वोटर्स वहां पर है 25 सीटें हैं, उसमें 16 पर बीजेपी आगे चल रही है। इन्हीं दो चीजों पर सेंट्रिक रहते हुए आपसे टेक में लेना चाहूंगी राकेश शुक्ला सर, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि बीजेपी दलित विरोधी है, बीजेपी से जाटों की नाराजगी है जिसको बीजेपी दूर नहीं कर पाई। अनम्यूट करेंगे राकेश सर। लोकसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव के बाद तक माननीय राहुल गांधी जी हाथ में संविधान लेकर दो समाज का प्रमुख चेहरा बनने का प्रयास किए, एक दलित और दूसरा मुस्लिम।
दलितों को लेके, लेकिन आप हरियाणा चुनाव में देखेंगी तो जिन दो मुद्दों को लेके राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम रहे थे, एक आरक्षण और एक दलित हितैषी, ये दोनों मुद्दे वो हरियाणा में लेके कहीं नहीं उतरे। हरियाणा चुनाव नतीजे के बाद वो महाराष्ट्र में जाकर फिर से जातिगत जनगणना दलितों की बात करने लगे। साफ है कि जिन राष्ट्रीय मुद्दों को लेके भारतीय जनता पार्टी को घेरा गया, जिनका आपने अभी उल्लेख किया कि एमएसपी का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा, नौजवानों का मुद्दा, उससे क्लियर हो गया है कि जाट जो सर्वाधिक वहाँ का किसान है, वो किसान के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी से असहमत नहीं है। दूसरा, पहलवानों के मुद्दे पे विनेश फोगट को ला के कांग्रेस में चुनाव लड़ा के, मुझे लगता है जिसको ट्रम्प कार्ड कांग्रेस ने समझा था, साफ हो गया कि पहलवानों के आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ था। ये एक नैरेटिव बना होगा। तीसरा, जो आप फौजियों वाला जो मुद्दा था, वहां के सबसे ज्यादा नौजवान फौज में है, लेकिन आप देखिए कि पेंशन योजना जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सैनिकों के लिए दिया, क्या उसका इम्पैक्ट खत्म हो गया होगा? फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से यह भी क्लियर किया गया कि जिनको हम 4 साल के लिए रख रहे हैं, उनको हम 25% नौकरी में रखेंगे और बाकी सेक्टर में भी नौकरी दिया जाएगा। तो नौजवानों का मुद्दा भी काउंटर हुआ। तो दलितों के साथ जो कहा गया, तो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना, अन्य योजना और तमाम शौचालय सहित तमाम योजनाएं जिसमें दलितों को लाभ हुआ है, वो समाज आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यानी अंत्योदय का कार्ड भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है और कांग्रेस का जो कार्ड खेला गया, यानी तमाम तरह की जो कसरत की गई, वो न पहलवानों का दांव चला और न ही किसानों का कार्ड चल। ठीक है, और इसी बीच में देखिए इल्तिजा मुफ्ती का स्टेटमेंट आ गया है। इल्तिजा मुफ्ती पीडीपी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दे रही हैं और इस अबू साहब आ रही हूँ, अबू साहब आ रही हूँ, अबू साहब आ रही हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए सर, ब्रेकिंग तो देने दीजिए, ब्रेकिंग देने दीजिए, वो मेरी, हाँ मुझे ब्रेकिंग देनी है सर, मैं जरा अपडेट देकर फिर उसके बाद आपके पास आती हूँ। इल्तिजा मुफ्ती ने पीडीपी कार्यकर्ताओं का जो है धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त किया है। अभी इल्तिजा मुफ्ती पीछे चल रही हैं, हालांकि उनको लेकर थोड़ा सा अपडेट अभी आना बाकी है, लेकिन अभी तक की लास्ट अपडेट के हिसाब से वो पीछे चल रही थी। जॉनी लडवाल साहब के पास मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले अबू साहब अपनी बात को आप पूरा कर लेंगे। पहलवानों का जो आंदोलन हुआ था उसमें कोर्ट का हस्तक्षेप है, बोल रहा है कांग्रेस का। कहां से लाते हैं ये बुजुर्ग लोग, इतना झूठ बोलता है चैलेंज में बैठ के, कहां से ये सब झूठा लोगों को लाते हैं? अरे अबू साहब, पहले आप ये सुनिए कि मैंने कहा क्या है। एक मिनट पहले पूरी बात सुनिए। मैंने कहा यदि विनेश फोगट आपने बोला कांग्रेस ने ऑर्गेनाइज किया, तो ये नैरेटिव नहीं बनता है। ऐसा झूठ मत बोलिए साहब, पहले शर्म करो, और फिर झूठा कहिए। अरे आप झूठे हैं, उम्र का लिहाज दूसरा करो, मुद्दा लेके जाते, दूसरे राज्य में दूसरा मुद्दा लेके जाते। पहले आप कमल के बात करिए। ठीक है, इस तरीके से नहीं अबू साहब, अबू साहब इस तरीके से नहीं। अबू साहब, आप लोगों की एकदम बॉडी लैंग्वेज, वर्ड लैंग्वेज क्यों बदल जाती है? अबू साहब ये तरीका ठीक नहीं है, अबू साहब ये तरीका ठीक नहीं है, अबू साहब ये तरीका ठीक नहीं है, हाँ बिल्कुल ये तरीका ठीक नहीं है। राकेश शुक्ला जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं एंड सॉरी आई वोंट अलाउ यू टू डू दिस। यही एरोगेंस है जिसने कांग्रेस को हरा दिया है। आपको इस तरीके से नहीं अलाउ करूंगी पूर्णिमा जी, ये एरोगेंस है, इसी एरोगेंस की वजह से कांग्रेस हार रही है। आप लोगों को सर समझ में नहीं आता, यही एरोगेंस है, आप लोगों को। ये कांग्रेस की एरोगेंस है। अबू साहब मुझे ये बताइए कि आप ये कांग्रेस की एरोगेंस है। मनीष जी एक सेकंड, मनीष जी एक सेकंड। अबू साहब एक बात बताइए, आप लोग इससे ऊपर कब उठेंगे कि आप लोगों को वरिष्ठ पत्रकार आपको सब लोग लगते हैं बीजेपी के एजेंट, आप लोग सर इससे कब उठेंगे ऊपर? लेकिन अब सच्चाई को तो रखो। अरे सामने आपका क्या, आप सामने वाले व्यक्ति को जानते हैं क्या? आप लोग कुछ भी बोलते हैं। एक वरिष्ठ प्लीज सर, हमेशा नहीं चलता है एक वरिष्ठ पत्रकार और आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अभी तक जब तक आपसे अच्छी बातें की जा रही थी, क्योंकि आप लोग लीड पर थे तो आप लोग खुश थे। अब आप पिछड़ गए, आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आपको समस्या हो गई है। अरे नंबर्स में रिफ्लेक्ट करवाइए ना सर, टीवी डिबेट्स पर बोलने से ज्यादा। पीछे से क्या मतलब? नंबर्स पे रिफ्लेक्ट करवाइए ना, टीवी डिबेट में इतना बोलने से बेहतर। पास आपका चैनल
अरे सर प्लीज, नहीं आप बस माफी सर, माफी प्लीज सर। अबू साहब माफी, ऑर्गेनाइज किया अबू साहब पहलवान का माफी आंदोलन, प्लीज सर। सुप्रीम कोर्ट किया। आ गए अब आप टीवी चैनल पर, अब आ गए आप पूर्णिमा मिश्रा पर, पहले आप राकेश शुक्ला तक थे। हद है सर आप लोगों की। चारू प्रज्ञा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है, बीजेपी के प्रवक्ता। क्या गलत बोलेगा चारू तो हम आप थोड़ी तक मान आवाज लेंगे। पहुंच रही है मेरी, कंफर्म करिएगा। नमस्कार चारू, एक स्टेट से खुशी की खबर मुझ तक आ रही है, पर साथ ही साथ किसी के चिल्लाने की भी आवाज बहुत ज्यादा मैं आ रही अबू है। साहब है, मैं और उनको- पूर्णिमा जी मेरे सामने टीवी स्क्रीन नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जब आप मुझे बोलने का समय दें तो किसी और को बीच में बोलने ना दें। मैं कोशिश करूंगी। चारू एक स्टेट से खुशी की खबर आ रही है बीजेपी के लिए, हरियाणा Thank से you, एकदम thank गेम you. पूरा पलट चुका है और 50 पर इस वक्त आप लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस बढ़त पर है, बीजेपी ठीक ठाक स्टेट में है, मैं ये कहना चाहूंगी। वहां पर तो क्या हुआ, हरियाणा में जो शानदार प्रदर्शन को बरकरार रखा 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, और क्या रह गया जम्मू कश्मीर में जब विकास की बात करने, वहां के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने, लोकतंत्र को मजबूत करने जैसे नैरेटिव बीजेपी को मजबूत वहां नहीं कर पाए। नहीं, बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर में भी बहुत मजबूत है पूर्णिमा जी। मैं आपको बताती हूँ कैसे। आप थोड़े समय पहले ये सोच सकती थी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट जीतना तो छोड़ो, लीड भी कर रहा होगा वैली के किसी भी सीट पर, और आज लाल चौक की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लीड कर रही है। थोड़े समय में उसकी भी जीत की आपको खबर आ जाएगी। ये हम पहले सोच भी नहीं सकते थे। आज जब तिरंगे को सेलिब्रेट किया जाता है कश्मीर के कोने कोने में, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, भारत सरकार की जीत है, सारे भारतीयों के सपने की जीत है। आर्टिकल 370 को हटाने के बाद ये पहला चुनाव है जो जम्मू और कश्मीर में हुआ, और वहाँ की जनता ने ये दिखा दिया कि इंटीग्रेशन से वो खुश हैं। और अगर अब हम हरियाणा की बात करते हैं, आप एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रही हैं, मैं कहना चाहूँगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सब जगह प्रो इनकम्बेंसी की वेव चलाई है। आप चाहे मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, या अब आप हरियाणा का उदाहरण ले लीजिए, या इवन उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए। काम करने के बाद, जनता के लिए समर्पित रहने के बाद जब आपको जिताकर फिर से सत्ता में लाया जाता है, ये जनता का आशीर्वाद है और ये आपके लिए ग्रीन सिग्नल है। आप जो काम कर रहे थे, आप जो प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, उस सबका सहयोग जनता करना चाहती है, क्योंकि सबको बेहतर जिंदगी चाहिए। तो अभी भी वेट एंड वॉच चल रहा है। मैं फाइनल आंकड़ों का इंतजार कर रही हूँ जैसे आप कर रही हैं, लेकिन इससे दो चीजें मैं जल्दी जल्दी और बोलना चाहूंगी। पहली बात, जो बार बार एक नैरेटिव फ्लोट किया जाता है कि जाट नाराज है, ये सारा फॉल्स है। चाहे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए या हरियाणा में देख लीजिए, फार्मर्स एजिटेशन के बाद के चुनाव के नतीजों को देख लीजिए, हर जगह बीजेपी ने अच्छा ही प्रदर्शन किया है। तो इसका मतलब ये है कि विपक्ष जो भी ये शगुफे से छोड़ता रहता है, ये सारे झूठ है। दूसरी बात, जातियों के नाम पर जो हमारे देश का विभाजन करना चाहते हैं राजनीतिक पार्टी, जैसे राहुल जी बार बार कहते हैं जातीय जनगणना करनी चाहिए, ये उनको भी जवाब है। क्योंकि अगर आप ओबीसी बेल्ट की बात करें, आप जाट बेल्ट की बात करें, हर जगह बीजेपी जीत कर आ रही है हरियाणा में। लेकिन एक ये जो गणित निकलकर सामने आ रहा है कि जो कांग्रेस है उसको, कांग्रेस के वोट ज्यादा हैं, सीटें कम हैं। ये मैं थोड़ा सा समझना चाहती हूँ कि ये कैसे हो रहा है कि वोट उनके ज्यादा है लेकिन सीटें उनकी